देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2024 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध was generally known by which of the following epithets? ऑप्शन मतलब पहला है न्याययुक्त, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत। और क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि कोई स्टूडेंट यदि रेलवे का ग्रुप डी का भी यदि तैयारी करेगा ना, वो स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकता है। ग्रुप डी का भी यदि तैयारी वो अच्छे से करेगा, चैप्टर वाइज यदि वो पढ़ेगा चीजों को, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो भी बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि गौतम बुद्ध को मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि से सम्मानित किया जाता है। देखिए एक्चुअली में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध को का जो बचपन का नाम जो था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो क्लेम जो था, क्लेम का नाम था शाक्य, इसलिए उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गया तब उनको तथागत कहा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 2 और 3। ठीक है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आता है, उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। जो स्टूडेंट यदि ग्रुप डी का भी तैयारी करता है वो भी उसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन सभी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी है जिसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो यूपीएससी का जो तैयारी करना चाहिए वो आसान क्वेश्चन के लिए भी करना है और टफ क्वेश्चन के लिए भी करना है। देखिए आसान और टफ क्वेश्चन का आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे चीजों को, चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में चीजों को समझेंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन इतना, एक क्वेश्चन आसान है लेकिन ये क्वेश्चन में बहुतों के लिए टफ होगा। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़कर जाएंगे, पढ़कर उसको चैप्टर वाइज पढ़ के जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो मेन बात क्या है, चैप्टर वाइज उसे हम कोई भी चैप्टर को हमें एकदम डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है चीजों को, समझे। तो आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको टोटल 57 या 60 यदि आप सॉल्व कर देते हैं, 60 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर देते हैं तभी आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। और 27 क्वेश्चन के करीब आप सी सेट का जो क्वेश्चन है उसमें 27 क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और ये जो जीएस का पेपर रहता है उसमें 57 से 60 क्वेश्चन यदि आपका सही हो गया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर है कि आपको आसान क्वेश्चन भी मिलता है, टफ क्वेश्चन भी मिलता है, समझे। तो आसान और टफ को मिलाकर रहता है। आप कोई यदि स्टूडेंट ऐसा सोच ले कि हर सभी क्वेश्चन ऐसा होगा, सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। तो लेकिन टोटल टफ और आसान मिलाकर हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं 60 तक सही करना होता है। 60 तक यदि आप सही कर देंगे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो 2024 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब पार्ट 3 पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और वो आर्टिकल 32 में
मतलब सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो ये बात समझिए कि रिट क्या होता है। रिट का होता है मतलब लिखित आदेश। ठीक है, रिट का मतलब होता है लिखित आदेश। तो अब दूसरा चीज क्या है, अब ये रिट जो है वो कुल मिलाकर 5 तरह का होता है। 5 तरह का रिट्स होता है, समझे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट इशू करता है, और हाई कोर्ट जो है वो आपका आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या करता है, रिट इशू करता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होता है क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में करता है, और ये जो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य केस जो होगा उसमें भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि रिट इशू करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य केस जो होगा उसमें भी आपका रिट इशू कर सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने कहा कि रिट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्टिलिटी होता है, और क्यू वारंट जो होता है। कुल मिलाकर 5 प्रकार का रिट्स होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को प्रोहिबिशन के बारे में पूछा गया है। तो प्रोहिबिशन रिट कैसा होता है, इसमें जो हाई कोर्ट जो होता है यानी हायर कोर्ट जो होता है वो अपने लोअर कोर्ट के खिलाफ इस रिट को इशू कर सकता है। मतलब ये जो रिट्स होता है, ये जो रिट्स है प्रोहिबिशन, वो जुडिशियल बॉडी के खिलाफ भी इशू हो सकता है और क्वेसी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ भी इशू हो सकता है। हमेशा हायर कोर्ट जो है वो अपने लोअर कोर्ट में के खिलाफ इस मतलब इस रिट का इशू ये जो रिट है इस इशू करेगा। यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है, तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट में ऐसा केस आ जाता है, ऐसा केस के ऊपर प्रोसीडिंग चलना लग जाता है जो लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, तब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस कोर्ट तब जो हायर कोर्ट करेगा क्या कि जो लोअर कोर्ट जो होगा उसको उस केस पर फर्दर प्रोसीडिंग से रोक लगा देता है। ठीक है, क्योंकि वो लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी अपना जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का भी अपना जुरिडिक्शन है, और लोअर कोर्ट का भी अपना जुरिडिक्शन है। तो यदि कोई जो लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के जो चीज उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है उस केस में यदि वो प्रोसीडिंग करता है, तब वो हायर कोर्ट क्या करेगा, उस प्रोसीडिंग को लोअर कोर्ट में रोक देगा और उस केस को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, तो इसी तब वो जो रिट इशू करेगा, हायर कोर्ट जो रिट इशू करेगा, उसी रिट का नाम होता है प्रोहिबिशन। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन, ये भी गलत है। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोहिबिशन, नहीं, ये भी गलत है। देखिए ध्यान रखिएगा कि कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ, लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ कभी भी रिट इशू नहीं कर सकता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए केस, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने क्या बताया, हमेशा हायर कोर्ट जो होगा वो लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो होगा ही नहीं, द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, यानी ये भी नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोगों को ये जो मतलब कोई भी आप जब एग्जाम देंगे उसमें जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो पार्ट 3 को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 3 से हमेशा और हर साल चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, एपीएससी का दे रहे हैं, या कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, या मान लीजिए आप एनटीपीसी का एग्जाम दोगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, तो पार्ट 3 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, और इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2024 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the constitutions to include which of the following languages? Konkani, Manipuri, Nepali, Maithili, और select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल था, और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 11, 12 शेड्यूल बाद में ऐड किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखिए, तो 8 शेड्यूल किस चीज से डील करता है? 8 शेड्यूल लैंग्वेज से डील करता है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बताता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है, समझे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 22 लैंग्वेज नहीं था, तब इसमें मात्र 14 लैंग्वेज था। इसका मतलब हुआ कि बाकी लैंग्वेज जो है वो बाद में ऐड किया गया होगा, बाकी जो 8 लैंग्वेज है वो बाद में ऐड किया गया है। तो 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल में ओरिजिनली 8 शेड्यूल में मात्र 14 लैंग्वेज थे, और अभी कितना है? अभी 22 लैंग्वेज है, ठीक है। तो कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जब 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 21st अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज, याद रखिएगा कौन सा लैंग्वेज? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। तो दूसरा जो सेकंड जो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, तो इस एक्ट के द्वारा 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ये जो कोंकणी लैंग्वेज है, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इस लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा 92nd अमेंडमेंट के द्वारा, 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा 92nd अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन कौन सा था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज था। ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, समझे। तो जैसे 97, तो आपको देखिए जनरली जैसे आप कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि which of the following language is not added in 8th schedule by 92nd Amendment Act 2003। तो आपको याद क्या रखना है? 92nd अमेंडमेंट के द्वारा ये 4 लैंग्वेज, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। 71st अमेंडमेंट के द्वारा
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था। 21st अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैथिली लैंग्वेज तो 92nd अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ऐड किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, हाँ, लेकिन एवरेज क्वेश्चन तो जरूर है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, बना के पूछ सकता है आपको। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको एक शेड्यूल में, देखिए अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। 21st अमेंडमेंट 1967 में, 71st अमेंडमेंट 1992 में, 92nd अमेंडमेंट 2003 में। तो ये पीरियड सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि सिविल सर्विस निकालने का एक ही उपाय होता है, कोई भी चीज को आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, तभी आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो आसान हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन जो है इसका टफ होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा।